इस सेशन में बात उद्योग की होगी, बात हेल्थ की होगी, बात आम आदमी की सेहत से जुड़ी हुई बारीकियों की होगी कि गलतियां किस तरह की करते हैं। आम जीवन में एक शेर मुझे याद आ रहा है कि मैं रोज चाहता हूं कि भूल जाऊं उसे, मैं रोज चाहता हूं कि भूल जाऊं उसे और रोज यही बात भूल जाता हूं। सेहत के लिए डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि भैया सुबह उठो, वॉक करो, दौड़ने के लिए जाओ। सबसे आसान है ये काम, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन रोज सुबह उठते हैं या नहीं उठते हैं तो यही बात भूल जाते हैं कि ये डॉक्टर ने हमें सुझाया था। तो ऐसी कई छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं जिन पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आगे आपको मदद मिलेगी। तो अगले सेशन की तरफ हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं डॉक्टर अंशुमन जी को। डॉक्टर अंशुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जाने माने ऑन्को सर्जन हैं आप। तंबाकू के खिलाफ एक बड़ी मुहिम डॉक्टर अंशुमन ने चलाई है और डॉक्टर अंशुमन जी मंच पर इस वक्त हैं। आपने पर्यावरण सुधार के लिए भी बहुत बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बहुत स्वागत सर मंच पर आपका। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी मंच पर समीर भारती जी को, जो कि स्टार इमेजिंग पैथ लैब के निदेशक हैं, टीकाकरण जागरूकता समिति के वो सदस्य भी हैं। हेल्थ केयर में 21 साल की सेवा उनकी अभी तक देखने को मिली है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेल्थ केयर में 21 साल की सेवा देने के साथ ही साथ ये लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसके साथ साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं अपने सहयोगी विवेक शुक्ला को और शबनम को, वो इस पैनल को होस्ट करेंगे। लेकिन साथ साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं मिस्टर रमन वीर सिंह अरोड़ा को। स्वागत है अरोड़ा साहब आपका। आप ऐसे यूथ आइकॉन हैं जिन्होंने रोजगार देने के लिए नए प्रयोग किए, हजारों हाथों को काम दिया, जिससे लॉकडाउन में भी उनके परिवार का चूल्हा जलता रहा। रोजगार देने वाले और बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु की भूमिका निभाने वाली ये जो शख्सियत है अरोड़ा साहब की, ये मध्य प्रदेश से आप आते हैं। हम आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस पैनल में एक और खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डीपी वायर्स लिमिटेड के और लीडिंग कंट्रीब्यूशन इन नेशन बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इनके बारे में भी कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं। डीपी वायर्स लिमिटेड की जो स्थापना है कांतिलाल जी कटारिया, जो कि SGSITS इंदौर से गोल्ड मेडलिस्ट के द्वारा की गई, और अब इनके मार्गदर्शन में इस व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं इनके बेटे प्रवीण कटारिया और अरविंद कटारिया जी। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मंच पे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और अब विवेक और शबनम, मंच आपके हवाले। बहुत बहुत शुक्रिया राम। और जब बात नए भारत के निर्माण की हो रही है तो इस नए भारत के निर्माण में सभी की सहभागिता होती है। कोई एक व्यक्ति या एक संस्था नए भारत का निर्माण कभी नहीं कर सकती है। लिहाजा सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक एक करके हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। प्रवीण कटारिया जी, सवाल मेरा सबसे पहले आपसे ही रहेगा। प्लीज़ आप माइक ले लीजिए। और सवाल यही है कि आप डीपी वायर्स लिमिटेड को संभालते हैं, संस्था को देखते हैं। ये एक बड़ा मंच है और इस मंच के माध्यम से आपको क्या लगता है कि जब हम नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आपकी संस्था, आपकी कंपनी किस तरह से उस पर काम कर रही है और क्या आपको लगता है कि ऐसा नया होना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार तो मिले ही, साथ ही एक देश की तरक्की में भी नए रास्ते खुलें? नमस्कार। हम लोग हमारी कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स में जो इंडिया में अभी लॉन्च, जो इंपोर्ट होती है, वो चीज़ों को हम लोग इंडिया में ला रहे हैं। जैसे हम लोग लो रिलैक्स पीसी स्ट्रेंड्स बनाते, जो इंडिया में केवल 3 कंपनियां बनाती हैं। हमने जब चालू किया था तब हमारी कंपनी सेकंड पे आती थी। और अभी हम एक नया प्रोडक्ट एक और ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड ला रहे हैं, जो इंडिया में हमारा फर्स्ट उस तरह का लाइन हो रहा है, जो अभी तक एक्सक्लूसिवली इंपोर्ट होता था, उसको हम रिप्लेस करने वाले हैं। क्योंकि मोदी जी का सपना है कि मेक इन इंडिया होना चाहिए। उसके अलावा मैं एक और ये चाहूँगा, सरकार की तरफ से जो एक होना चाहिए कि कोई भी इंडस्ट्री एप्लीकेशन दे अगर किसी को भी कि मैं ये उद्योग लगाना चाहता हूँ, तो ऑफिसर को उल्टा उसकी तरफ फॉलोअप करना चाहिए कि भैया तेरे को क्या क्या तकलीफ़ है तो मैं तुमको शार्ट आउट करता हूँ। जैसा कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एक CM हेल्पलाइन करके एक उन्होंने दे रखी है कि उसमें अगर आप कोई शिकायत करते हो तो जब तक वो शिकायत दूर नहीं होती है तब तक वहाँ से रेगुलर वो ऑफिसर के ऊपर डंडा चलता रहता है कि वो
बाहर करवाओ, उस चीज़ को, शिकायत को दूर करो। ऐसा ही अगर इंडस्ट्री के लिए भी अगर ऐसा किया जाता है कि किसी ने एक आवेदन दिया है उनके यहाँ पे, उसको रिकॉग्नाइज करके उस आदमी के ऊपर फॉलोअप किया जाए कि तेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ से पॉल्यूशन वाला प्रॉब्लम दे रहा है, ये प्रॉब्लम दे रहा है, या जो भी प्रॉब्लम दे रहा है उसको रेक्टिफाई करके जितना जल्दी वो उद्योग लगाएगा उतना जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। और डॉक्टर अंशुमन कुमार जी से मैं बात करना चाहूँगी। डॉक्टर अंशुमन कुमार जी, आप डायरेक्टर हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एंड क्लिनिकल लीड एकेडमिक सर्विसेज के। कैंसर एक ऐसी वाहिद बीमारी है जो आप देख रहे हैं कि अगर हम पहले के मुकाबले देखें तो ये लगातार बढ़ती जा रही है। कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आने लगे हैं। अभी कोविड चल रहा है, सेकेंड वेव से हम गुजरे हैं। आज के मुआशरे में, आज के माहौल में जो लाइफ स्टाइल है, आप कैसे देखते हैं कि कैंसर जो बीमारी है क्यों बढ़ रही है और क्या इसके लिए इंतज़ाम होने चाहिए इसको रोकने के लिए? बिल्कुल सही फरमाया। अभी सभी लोग मान रहे हैं कोविड ही एक बीमारी रह गई है पूरे विश्व के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं। कैंसर अपनी रफ्तार उतनी ही तेज, कुछ ज़्यादा तेज भी कर रहा है। जो लोग ये समझते हैं कैंसर लाइलाज है, उनसे मैं कहता हूँ कैंसर लाइलाज नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो समझते हैं कैंसर जेनेटिक डिजीज है, सिर्फ 5 से 10% कैंसर ही जेनेटिक है। तो बाकी के 90% कैंसर कहाँ है मालूम है आपको? 70% आपके वातावरण में है। आपके पर्यावरण, दूषित हवा, दूषित जल, दूषित मिट्टी, खान पान में मिलावट और आपकी आदतें। हेरिडिटरी आपका 5 से 10%, मतलब माँ बाप से जो आपने लिया कैंसर का रिस्क, 5 से 10% रह जाता है। ज़रूरत है वहाँ काम करने की। मैं कैंसर सर्जन हूँ, इसका मतलब नहीं ऑपरेशन थिएटर में किसी को बीमारी निकाल के, कैंसर का ट्यूमर का ऑपरेशन करके मैं कह देता हूँ हेल्दी हो जाएगा। हेल्दी नहीं होगा। ही कैन बी डिजीज फ्री, बीमारी मुक्त होगा, स्वस्थ नहीं होगा। स्वस्थ और निरोगी आपको भगवान ने बना के भेजा, इसीलिए स्वस्थ की परिभाषा है स्व में स्थित होना ही स्वास्थ्य है। और हमारे पौराणिक सभ्यता आयुर्वेद में कहा गया है स्वास्थ्य स्वस्थ रक्षणम, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। कैंसर के पीछे सारे कारण आप ढूंढेंगे तो आपके आसपास मौजूद है, जिसमें प्लास्टिक की बॉटल से लेके, आपके टूथब्रश से लेके, पेस्ट से लेके, खाने से लेके, सोने जगने के कार्यक्रम को लेके, स्ट्रेस लेके, सारा कुछ है। तो सुधार पैनोरामिक, हॉलिस्टिक एंड टुगेदरनेस, एकजुटता के साथ होनी चाहिए। कैंसर के केसेज कम हो सकते हैं। बिल्कुल। और यही लोगों को समझना भी है कि वो क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शरीर एक मंदिर है और इसकी पूजा करना उतना ही ज़रूरी है। समीर भाटी जी, आप स्टार इमेजिंग और पैथ लैब के डायरेक्टर हैं। आपने कोविड के दौरान बहुत लोगों की मदद की है, ज़रूरतमंदों को, बेघरों को, टेस्ट से लेकर खाने तक सारी व्यवस्थाएं आपने की हैं। अब कोविड का असर कम हो रहा है, अब आपकी संस्था किस तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है? और नए भारत की अगर बात की जा रही है, जब हम नए भारत को बना रहे हैं, तो आपका उसमें क्या योगदान हो रहा है? जी बिल्कुल। जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे हैं और हेल्थ के रिलेटेड बात की है, डॉक्टर अंशुमन ने भी जिस तरह से बताया है कि पहले अगर हम बात करें प्री कोविड, तो फिर भी हेल्थ को लेके इतना ज़्यादा लोग कॉन्शियस नहीं थे। अब थोड़ा बहुत कुछ जानने लगे हैं। अभी जैसे पिछले पैनल में भी हम देख रहे थे कि ये जो टर्म हो गया पल्स ऑक्सीमीटर, ये किसी ने सुना नहीं था, पर अब सब लोग जानने लग गए हैं। अभी जैसा आप बात कर रहे थे कि शरीर हमारा मंदिर है ना, ये सब चीज़ें हम, ये पहले हम इतना सब डिस्कस नहीं करते थे। अभी डॉक्टर अंशुमन ने भी जिस तरफ ध्यान खिंचवाया कि जो हम कैंसर की बात करें, ज़्यादातर हम क्या डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब कैंसर और ये सब डिस्कशंस कहाँ होती थी, किस पैनल में होती थी। पर अब हमें ये क्यों ज़रूरत पड़ी, हमें पता लगा कि हेल्थ हमारे लिए कितना ज़रूरी है। किसी भी अगर हम बात करते हैं नए समाज के निर्माण के लिए, तो हेल्थ, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है तो फिर आप समझिए कि हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। स्पेसिफिकली अगर आप बात करें पोस्ट कोविड के बाद, जो हमारी संस्था है, जो हमारा एनजीओ है और जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हम बात करें, जैसा हमने देखा कि कोविड के दौरान किस तरह से हमारे हेल्थ क्राइसिस हुए थे, किस तरह से हम लोगों को मैन पावर की रिक्वायरमेंट पड़ी थी और सब चीज़ें। तो अभी स्पेसिफिकली हम ध्यान दे रहे हैं कि जो हमारा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन है उसमें हम उस तरह की मैन पावर तैयार करें जिनकी रिक्वायरमेंट है, एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर रिक्वायरमेंट है। और ज़्यादा हम ध्यान दे रहे हैं प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर। देखिए कि हम ज़्यादा खर्चा करते हैं, हमारी जब कोई बीमारी हो गई, आप अगर बीमारी के ऊपर जो हम खर्चा करते हैं और अगर प्रिवेंटिव पे करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहुत सारी बीमारियों को जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 20 साल के अंदर,
हम खुद निमंत्रण दे रहे हैं बीमारियों को। मतलब आप ये देखेंगे पिछले 20 साल का ग्राफ इस तरह से नहीं देखते थे जो आजकल हम देखने लग गए हैं। ये यंग हार्ट अटैक हम इतने ज़्यादा कहाँ सुनते थे जो आजकल हम देखने लग गए हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा कारण है एक जीवन शैली का। अभी जैसा बात भी कर रहे थे कि आपने भी जिस तरह से बताया कि सही समय पर खाना, कब खाना, पर अब ये सारी आदतें तो हमारी बिल्कुल एकदम 360 डिग्री चेंज हो गई है। हेल्थ के लिए जब हम बात करते हैं कि हमारी डाइट ठीक होनी चाहिए, हमारा स्लीप मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, यही तीनों चीज़ें नहीं होती है। और जब डाइट की भी बात करते तो आप देखिए कि किस तरह से हमारा जो खान पान था वो कितना चेंज हो गया है। अभी थोड़े दिन पहले हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे कि गाँव में भी इतनी ज़्यादा बीमारियाँ क्यों बढ़ गई हैं, क्योंकि गांव वाले भी शहर वालों को फॉलो करने लगे और शहर वाले वैसे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर हम थोड़ा काम कर रहे हैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा। अभी एक डेटा मैंने देखा, आप लोग भी, डॉक्टर अंशुमन भी उससे अवगत होंगे कि सर कितने सारे हमारे प्री डायबिटिक पेशेंट्स, डायबिटीज़ से ज़्यादा प्री डायबिटिक लोग हैं। मतलब एटलीस्ट प्री डायबिटिक बहुत आराम से रिवर्स हो सकती है, पर कहीं ना कहीं वो इग्नोर हो जाते हैं क्योंकि एक बार डायबिटीज़ हो गई उसके साथ उनको फिर जो है पूरी लाइफ को स्पेंड करना। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर जिनके ऊपर हम ध्यान करें तो काफ़ी हद तक हम स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और बिल्कुल इसके साथ ही रमनवीर सिंह अरोड़ा साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ इस चर्चा में। चेयरमैन है रतन एम्पोरियम एंड सिक्योरिटी सर्विसेज के। रमनवीर साहब, आप जिस तरीके से काम कर रही हैं और ये कोविड वबा के दौरान, इस बीमारी के दौरान आप लोगों को रोज़गार दे रही हैं। जो लोग इतने ज़्यादा बेरोज़गार हो गए हैं, नौकरी के लिए तरस रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, लेकिन आपने 20,000 लोगों को रिसेंटली रोज़गार दिया है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आगे क्या आपका टारगेट है और कैसे आप इस सिलसिले को आगे बढ़ाने वाले हैं? अभी जो 20,000 लोग काम कर रहे हैं, तो और जो मेरा टारगेट है वो तकरीबन है कि 1 लाख क्रॉस करें नेक्स्ट 24 मंथ्स में। 1 लाख लोगों को रोज़गार देने का टारगेट है। बिल्डिंग न्यू इंडिया की यदि हम बात करें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हों। जितना इकोनॉमिकल फाइनेंशियल हमारा समाज सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, उसी मजबूती के साथ देश भी मजबूत होगा। तो मेरे जहन में यही विचार आया कि जो सबसे लाइक नासूर अगर बेरोज़गारी को कहें तो समाज के लिए, तो रोज़गार के ऊपर काम करना ही इसलिए शुरू करा और ईश्वर की कृपा रही, सफलता भी मिली और आज 20,000 लोगों को हमने रोज़गार मुहैया करवाया है और 1 लाख लोगों का टारगेट है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि रोज़गार देने वाला बहुत बड़ा होता है। रोज़गार लेने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी रहती है, प्रतीक्षा रहती है, लेकिन जो रोज़गार देता है वो बड़ा माना भी जाता है और होता भी है। और अगर सभी लोग ये सोचें कि कम से कम कुछ लोगों को रोज़गार देना है तो फिर देश में शायद बेरोज़गारी भी ना रहे। मिस्टर प्रवीण कटारिया जी, अब सवाल मेरा आपसे ये है कि कोई भी संस्था इतनी जल्दी या फिर इतनी आसानी से बड़ी नहीं बनती है। 2000 में आपकी कंपनी आई अस्तित्व में, उसके बाद वो कंपनी शेयर मार्केट में फिर लिस्टेड भी हुई। इतना आसान सफ़र नहीं रहा होगा। कैसे आपकी कंपनी की नींव पड़ी और आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या है? जैसे आपने बताया कि कार के क्षेत्र में आप ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी आ रहे हैं। हाँ, तो फिर अब आगे क्या आपका लक्ष्य है? हमारी कंपनी की इनिशियल स्टार्टिंग 1971 में हुई थी। मेरे फादर गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर हैं GS ITS कॉलेज इंदौर से। उसके बाद मैंने 1995 में इंजीनियरिंग किया। उसके बाद हम उनके साथ में जुड़े। 2000 में हमने ये TP वायर्स लिमिटेड कर जो कंपनी उसका इंस्टॉलेशन किया। इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम्स हर बिजनेस में आती है, पर हमारे दादाजी का एक कहना था कि जैसे किसान अपनी सब चीज़ छोड़ के ऊपर वाले के भरोसे सब चीज़ लगा देता है, उसके ऊपर ना तो बारिश का उसके ऊपर भरोसा रहता है उसको कि बारिश कब आएगी, कैसे आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद भी वो मेहनत करता है और उस चीज़ के लिए आगे बढ़ता है। तो ऐसे तुम भी लगो, तुम्हारे साथ भी ऊपर वाला पूरा सहयोग करेगा। और ऐसा हमने देखा है कि टाइम टाइम पे किसी न किसी ने हमको सहयोग देने के लिए हाथ बढ़ाया है और उसी के कारण आज हमारी कंपनी इस पोजीशन पे आ गई है। और बिल्कुल यहाँ पर डॉक्टर अंशुमन जी, जैसे कि कैंसर को लेकर हम बात कर रही हैं, ये बीमारी जितनी सुनने में बड़ी लगती है उतना ही डर पैदा करती है लोगों के अंदर। अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो उसको लगता है कि भाई उसकी ज़िंदगी अब ख़त्म है, वो ठीक नहीं हो सकता। आपने भी ये बात कही कि लोगों में ये डर बैठा हुआ है।
आपने एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात बताई कि प्लास्टिक की बॉटल में भी अगर हम पानी पी रहे हैं तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अवॉइड कैसे करें हम? ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं। घर में एसी चलाना है, एयर कंडीशन में हमें रहना है, अगर बाहर की खुली हवा में नहीं मिलती है तो हम क्या करें? हमारी लाइफ स्टाइल ही ऐसी हो गई है। फरमाया तो बहुत अच्छा आपने, लेकिन मैं बता दूं, इंसान की ज़रूरतें 3 हैं: मन की शांति, सुपाच्य भोजन और चैन की नींद। बाकी की मेहनत दिखावे के सामर्थ्य इकट्ठा करने में हम जाया करते हैं। ज़िंदगी बहुत सीमित है। अगर इसको, जीवन को प्राकृतिक तौर पे आप समझें तो आपकी ज़रूरतें इतनी थी नहीं जितनी आपने बना ली। ये आपने बैकपैक लिया है। अगर मैं कहूँ कैंसर बाजार में बिकता है, अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये सत्य है। मेरे साथ साइंटिफिक डिबेट करें और मैं प्रूव कर दूंगा कैंसर आप बाजार से खरीदते हैं, डायबिटीज़ बाजार से खरीदते हैं, हाइपरटेंशन बाजार से खरीदते हैं। तो इस स्वास्थ्य के नाम पे बाजारवाद बंद करना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ भारत की परिकल्पना कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जिस देश में अस्पताल और पुलिस चौकी बढ़ने लगे तो देश विफल हो रहा है। मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से अस्पताल होना चाहिए, लेकिन आपकी मेहनत पूरी होनी चाहिए प्रिवेंटिव हेल्थ पे, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है। स्वास्थ्य आपको गॉड गिफ्टेड मिला है, आपको बीमार होने के लिए बड़ी मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ती है। मतलब नॉर्मल काम नहीं करना है। नॉर्मल काम की बात कर रहा हूँ मैं, जिम जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को जिम की बात कर रहा हूँ। तो आपने लिफ्ट लगवा लिया, 10 कदम पैदल जा सकते, लेकिन आपने गाड़ी ले ली जी। इन चीज़ों पे बेसिक आप सुधार करें तो एक घर से क्या, मैं अपने थैले में एक पीतल की थाली और पानी की बोतल लेके चलता हूँ तो मेरा क्या नुकसान हो जाएगा? बिल्कुल। तो आप प्लास्टिक बोतल अवॉइड करेंगे। जिस दिन आपने अपने को आत्मविश्लेषण करके तय कर लीजिए कि आपकी ज़रूरतें कितनी हैं, तो आप देख लीजिएगा कि आपके उसी दिन से स्वास्थ्य की यात्रा शुरू हो गई। और सच बता रहा हूँ, कैंसर खरीदा जा रहा है। एक एक प्रोडक्ट की एनालिसिस कराइए, आपको पता चल जाएगा किसमें कितने कार्सिनोजेंस उपलब्ध हैं। प्लास्टिक यूएस में भी है, फूड ग्रेड प्लास्टिक, जिसमें बिस्फोस्फोनिल ए और थैलेट्स नहीं मिलते हैं। हमारे यहाँ प्लास्टिक में आप देख लीजिए, आपके ऑफिसेज में सेलोफेन और इन सब के कवरिंग करके दिए जाते हैं। क्या ज़रूरत है उसकी? पर डे इतना प्लास्टिक का कंजम्पशन हो रहा है जो माइक्रो प्लास्टिक्स बन के हमारे वातावरण में उपलब्ध है, या तो एयर में है या वाटर में है, हमारे पेट के अंदर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिस्टर प्रवीण कटारिया जी, डॉक्टर अंशुमान जी, समीर भाटी जी, रमनवीर सिंह अरोरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जिस दिशा में काम कर रहे हैं, लोगों की मदद के लिए भी अपनी संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सिर्फ तारीफ के काबिल नहीं है, इसमें लोग जुड़ते भी हैं। और हम यही चाहेंगे कि आप लगातार अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करें और लगातार आप लोगों के लिए काम भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।